Good morning, student. You know very well we had covered the chapter BRS in very good manner. Today we will start new chapter named depreciation. So this is your chapter number 12. Very important chapter. So first of all we try to clear the मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन है क्या? हमारे बिजनेस में अपने को दो तरह की एसेट्स की जरूरत है। बिना एसेट्स के हम अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। हमारे बिजनेस में कुछ एसेट ऐसी हैं जो कि 1 साल तक यूज होती हैं और कुछ एसेट ऐसी हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक यूज होती हैं, राइट? जो एसेट्स शॉर्ट टर्म की हैं उनके ऊपर जो भी रुपीस खर्च होते हैं, जो भी रुपया खर्च होता है, मोस्टली वो एक्सपेंसेस मान लिया जाता है और रेवेन्यू में से माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाता है। लेकिन ऐसी एसेट्स जिनका लाइफ स्पेन बहुत लंबा है, जिनका लाइफ टाइम बहुत लंबा है, अगर हम उसके ऊपर कुछ पैसा खर्च करते हैं तो खर्च तो वो ऑन द स्पॉट हो जाता है पैसा, पर उसका एसेट का जो यूज है काफी लंबे टाइम तक होता है। इसलिए जितनी भी एसेट्स आपने 1 साल में यूज कर ली, जो लॉन्ग टर्म वाली एसेट है, जितनी यूज हो गई उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में खर्चा बना के शो करते हैं, यानी कि उसको बिजनेस का क्या मान लिया जाता है? खर्चा। रीजन इसके पीछे ये है कि हम अपना प्रॉफिट ठीक तरीके से कैलकुलेट कर पाए। तो इसी तरह हर साल जो हमारी एसेट्स खरीदी गई होती है लॉन्ग टर्म वाली, उसके ऊपर क्या है कि जितनी उसकी कॉस्ट हमने यूज कर ली है, जितनी एसेट की वैल्यू हमने यूज कर ली है, वो होती है एक्सपायर्ड कॉस्ट, और जितनी एसेट बच गई है उसकी कॉस्ट को बोला जाता है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। मान लीजिए कि 100 रुपीज की एसेट है लॉन्ग टर्म वाली और पहले साल में 10 रुपए की आपने यूज कर ली एसेट, उसकी वैल्यू डाउन होकर 90 रुपीज आ गई है, तो 10 रुपए की कॉस्ट को क्या माना जाएगा? एक्सपायर्ड कॉस्ट। इसको एक्सपेंस बना के प्रॉफिट में से सेल में से माइनस किया जाएगा, और जो बाकी 90 रुपए की एसेट बच गई वो अगले साल यूज की जाएगी, इसको क्या बोला जाएगा? अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। तो हर साल ये प्रोसीजर ग्रेजुअली अडॉप्ट किया जाता है। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट के कुछ पोर्शन को, जितना हमने यूज कर लिया एसेट को, उस पोर्शन की जो कॉस्ट है उसको एक्सपायर्ड कॉस्ट मानते हुए हम उसे एक्सपेंस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम प्रॉपर रेवेन्यू कैलकुलेट कर पाए। तो बात यहां पे है कि डेप्रिसिएशन है क्या? आप कोई भी एसेट खरीदो, जब उसे यूज करोगे तो नेचुरली उसके कुछ पार्ट्स रफ हो जाएंगे, उसकी वैल्यू जितनी खरीदते टाइम थी 1 साल यूज करने के बाद उस एसेट की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। जितनी वैल्यू उसकी कम हो गई है, जैसे कोई एसेट 1 लाख रुपए की और साल बाद 95,000 की रह गई है, तो 5,000 रुपए की वैल्यू जो डाउन हुई है इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी कि मशीन को रेगुलर यूज करने पर, एसेट्स को रेगुलर यूज करने पर जो एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है, कमी आती है, जितने रुपए की कमी आई है, पहले उसको एक्सपायर्ड कॉस्ट या डेप्रिसिएशन बोला जाएगा। तो राजे सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की मीनिंग की बात करेंगे। डेप्रिसिएशन का जो मीनिंग वो है क्या? बुक के अकॉर्डिंगली करोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो इसको हम बोलेंगे ए ग्रेजुअल, GRADUAL, ए ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन, ए ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन, डिटीरियोरेशन in value of an assets
इन यूज। तो किसी एसेट को यूज करने पर उस एसेट्स की वैल्यू में जितनी कमी आती है उसको क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया? ए ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इन यूज। अब राजे हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिनके कारण हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो लगती है। ऐसे कौन से रीजन हैं जिनके कारण हमारी डेप्रिसिएशन ये लगती है? तो राजे इसमें मेरे पास दो तरह के रीजन हैं, मेरे पास दो तरह के कॉजेज हैं। एक जो कॉजेज है वो है फिजिकल कॉजेज, एक है फिजिकल कॉजेज और दूसरे हैं मेरे पास फंक्शनल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज और फंक्शनल कॉजेज। तो सबसे पहले आप बात करेंगे फिजिकल कॉजेज कि फिजिकल कॉजेज है क्या। इसके अंदर पहला है हमारा वियर एंड टियर। वियर एंड टियर यानी कि किसी मशीन की रेगुलर यूज करने से इसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है? रफ हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे किसी मशीन को आप डबल शिफ्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो रफ हो जाएगा, जिसके कारण उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जितनी वैल्यू कम हो गई है उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हुआ? मशीन का एक्सेसिव यूज, वियर एंड टियर। फिर है हमारे पास सेकंड, वो है डिस्ट्रक्शन। कौन सा है? डिस्ट्रक्शन। वो है हमारे पास डिस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट, किसी मशीन को जब आप यूज करते हैं तो कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसे आग लगी मशीन को, फायर हो गया, फ्लड हो गया, ऐसे कई रीजन हैं और जिनकी वजह से अगर आपकी एसेट्स को कोई नुकसान होता है, उसका कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये भी एक रीजन है कि आपकी मशीन की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो ये भी एक डेप्रिसिएशन का रीजन है। एक है थर्ड डीके, DECAY, डीके। डीके मींस कि आपकी एसेट्स की जो यूटिलिटी है, उसका जो फायदा है, जो उसकी क्वालिटी है, वो कम हो गया है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई मशीन समर के सीजन में ज्यादा बेनिफिशियल है, विंटर के सीजन में वो बेनिफिशियल है नहीं, तो उस रीजन से भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? विंटर रीजन में कम। तो डिके इसका एक कारण है डेप्रिसिएशन का। अब है हमारे पास फंक्शनल कॉजेज। एब्सोल्सेंस, SCENC। तो ये पहला रीजन है एब्सोल्सेंस। अब ये एब्सोल्सेंस क्या है, इसको आपने समझना है कि क्या चीज है। अगर हमारे पास कोई एसेट्स है, वो काम तो कर रही है, लेकिन क्या है कि मार्केट में कुछ ऐसी नई एसेट आ गई है जिसकी परफॉर्मेंस उससे बेटर है, तो ऐसे समझ लो कि फैशन आउट हो गया है उसका, तो एब्सोल्सेंस से भी हमारी मशीन की वैल्यू डाउन हो जाती है। जैसे कार्बन पेपर आप यूज करते थे, अभी जेरोक्स मशीन आ गई है, तो जेरोक्स मशीन आने से कार्बन पेपरों की जो वैल्यू है डाउन हो गई है, तो ये है एब्सोल्सेंस। तो ये भी एक रीजन है जिससे डेप्रिसिएशन का कारण माना जा सकता है। फिर हमारे पास है इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी। अब इनएडिक्वेसी क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई एसेट्स है, ठीक है, और जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अब आपके बिजनेस में प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया है, तो वो जो एसेट आपके पास है वो यूजेबल तो है, लेकिन वो इनएडिक्वेट है, उससे आप उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते जितना रिक्वायर्ड है। तो
इस तरह की एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में ऐसी एसेट्स अवेलेबल है जो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकती है। थर्ड है पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम, किसी एसेट्स को लॉन्ग टाइम तक यूज करोगे तो भी उस एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हर एक एसेट की अपनी एक लाइफ होती है। उस लाइफ के एक्सपायर होने के बाद उस एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है जी। तो एक मैं बताऊंगा आपको डिप्लीशन। हमारे पास फोर्थ रीजन है DEPLETION, डिप्लीशन। मान लीजिए कि हमारे पास ऑयल वेल्स हैं, माइंस हैं, ठीक है। अगर इस तरह की हमारे पास कोई लैंड है जिसके बीच में माइंस लगी हुई हैं, जहां कोई ऐसी लैंड है जिसमें से हम ऑयल निकालते हैं, तो जितना ऑयल उसमें से निकाल लिया जाएगा, जितना उसमें से मटेरियल निकाल लिया जाएगा, वैसे वैसे उस एसेट्स की जो वैल्यू है वो डाउन होती चली जाएगी। फिर है हमारे पास एग्जॉशन। एग्जॉशन EXHAU एग्जॉशन एग्जॉशन। अब इसमें क्या चीज है, बात समझने वाली है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, ठीक है, इसके अंदर आप प्लांटेशन शामिल कर सकते हो, एनिमल्स शामिल कर सकते हो। जैसे जैसे टाइम बीतता है इनकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक खास एज के बाद हमारे एनिमल्स या प्लांटेशन उतना बेनिफिट हमें नहीं दे पाते जितना हमें चाहिए, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन। तो ये है आपकी कॉजेस। तो आज आपने मीनिंग डिस्कस किया, साथ में क्या डिस्कस किया, कॉजेस। आज बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। क्या बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमारी जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ठीक है जी, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब आप इसके बाद डिस्कस करेंगे कॉजेस। अब मेरे पास टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स का। राइट, डेप्रिसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस। वो कैसे, राजे आप डेप्रिसिएशन को हर साल क्या मानते हैं, एक्सपेंस, पर हमारे बिजनेस से कैश नहीं जाता। जितनी हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं उतनी पैसे की सेविंग कर लेते हैं, ताकि जब हमारी एसेट कुछ टाइम के बाद खराब हो, कुछ सालों के बाद, तो हम अपनी सेविंग में कुछ पैसे और डाल के नई मशीन खरीद सके। तो एक्चुअल में है ये सेविंग। जितनी हमारी मशीन की वैल्यू डाउन होगी उतनी हम पैसे की सेविंग करते हैं, पर इसको माना क्या जाता है, एक्सपेंस। पर एक्चुअल में ये पैसा हमारे बिजनेस से नहीं जाता, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। सेकंड, डेप्रिसिएशन जो है फिजिकल भी हो सकती है और फंक्शनल भी हो सकती है। डेप्रिसिएशन फिजिकल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, फंक्शनल। ठीक है, एक्चुअल में जो डेप्रिसिएशन है ये एक तरह का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। एलोकेशन, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। अब इसका मीनिंग क्या है कि डेप्रिसिएशन एक प्रकार से कॉस्ट होती है। ठीक है जी, और अगर इसको ना कैलकुलेट किया जाए तो आपकी एसेट्स की वैल्यू हमारे बिजनेस में ज्यादा शो हो जाती है। ठीक है, तो एक प्रकार से ओरिजिनल कॉस्ट निकालने के लिए कि हमारी डेप्रिसिएशन लगने के बाद एसेट रह कितनी की गई है, तो डेप्रिसिएशन को अरेंज किया जाता है। फिर डेप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स एसेट पे लगती है ये,
ओनली ऑन फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन को सिर्फ फिक्स एसेट्स के ऊपर ही लगाया जाता है। ठीक है जी। और एक आप बात करें कि डेप्रिसिएशन जो है इससे हमारी एसेट्स की रेगुलर, आप बात करोगे कि रेगुलर फॉल होता है, रेगुलर फॉल इन द यूटिलिटी ऑफ एन एसेट्स, किसी एसेट को आप रेगुलर यूज करोगे तो उसकी जो बेनिफिट है, उसकी जो परफॉर्मेंस देने की कैपेसिटी है, वैसे उसमें लगातार गिरावट आती है। किसी भी मशीन को रेगुलर यूज करोगे तो उतनी आउटपुट को नहीं दे पाएगी जितनी स्टार्टिंग में वो दे रही है। ठीक है, तो ठीक है, जितना समझ में आ गया आपको, अब आप आगे चलेंगे। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है 6। डेप्रिसिएशन हेल्प करती है, इट हेल्प्स टू फाइंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें डेप्रिसिएशन हेल्प करती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस मानते हैं, ये हम अपने रेवेन्यू में से माइनस करते हैं, तभी हमें प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक बार लग गई, इट कैन नॉट बी, इसको दोबारा से हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, रिकवर्ड, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, इसको दोबारा से आप जितना खर्चा होगा उसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है जी। और बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑलवेज लगती है, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड। ठीक है जी, ऑलवेज कैलकुलेटेड whether machine is used with care or नेग्लिजेंसी। आपने किसी मशीन को पूरे केयरफुल तरीके से यूज किया है या नेग्लिजेंसी से यूज किया है, लापरवाही से यूज किया है, डेप्रिसिएशन आपको लगानी ही पड़ेगी। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन सिस्टमैटिक मैनर से कैलकुलेट होती है। इट इज always calculated in systematic manner. It is always calculated systematic manner. डेप्रिसिएशन हमेशा एक सिस्टमैटिक मैनर, इसका एक सिस्टम बना हुआ है, एक मेथड बना हुआ है, उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। ठीक है जी। ठीक है जी, इतना क्लियर है आपको? इसके बाद आप बात करेंगे कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन, ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट में जो एसेट आपने खरीद रखी है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए या उसकी वैल्यू कम हो जाए, डेप्रिसिएशन का उससे कोई लिंक नहीं है। जितने रुपीस की आपने एसेट खरीदी है, डेप्रिसिएशन उसी कॉस्ट के बेस पे लगाई जाएगी। ठीक है जी।
अब मेरे पास टॉपिक है कि डेप्रिसिएशन की हमारे पास नीड क्यों है। नीड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है मेरे पास कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप बिजनेस का प्रॉफिट करेक्ट निकालना चाहते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट क्या निकालना चाहते हैं, करेक्ट निकालना चाहते हैं, तो आपको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेवेन्यू में से माइनस करना पड़ेगा, तभी आप करेक्ट प्रॉफिट निकाल पाओगे। इसके बाद मेरे पास है ट्रू एंड फेयर व्यू। हम चाहते हैं कि हमारी जो एसेट है हर साल उस कॉस्ट पे शो की जाए जितनी की वो ओरिजिनली है एट प्रेजेंट। तो अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो हमारी बुक्स में एसेट्स ज्यादा वैल्यू पे शो हो सकती है। इसलिए हर साल ट्रू एंड फेयर व्यू देखने के लिए एसेट्स का हमें डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती है। ठीक है जी। उसके बाद है एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ cost of an assets, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एसेट्स की वैल्यू हर साल करेक्ट कॉस्ट पे कैलकुलेट हो तो आपको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसकी कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाएगा। जब तक डेप्रिसिएशन उसमें ऐड नहीं की जाती किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो डेप्रिसिएशन के खर्चे को रिकवर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तभी आप अपने प्रोडक्शन की ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना जी। अब आप बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो राजी जो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो उसको रेवेन्यू में से माइनस करके प्रॉफिट निकाला जाता है। उस प्रॉफिट में से क्या दिया जाता है, शेयर होल्डरों को डिविडेंड। तो डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाना चाहिए। ठीक है जी। और अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है तभी डिविडेंड देने का आपको फायदा है। ठीक है जी। और अगर आपका प्रॉफिट कम रह जाता है तब एक्सेसिव प्रॉफिट कैपिटल में से दिया जा सकता है, कैपिटल में से दिया जा सकता है। फिर है 5वां है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, जितनी आप डेप्रिसिएशन लगाते हो उतनी अमाउंट की आप सेविंग करते हो, ताकि जब आपकी एसेट्स एंड हो जाए, कुछ टाइम के बाद बेकार हो जाए, तो जितनी पैसे की आप हर साल सेविंग कर रहे हो उसमें कुछ पैसे और डाल के आप नई एसेट खरीद सको। ठीक है जी। फिर है सेविंग ऑफ इनकम टैक्स। सेविंग इन इनकम टैक्स। राजे इनकम टैक्स एक्ट
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी, जितनी आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, जितनी क्या लगाओगे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, उतनी अमाउंट तक आपको गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप टैक्स की क्या कर सकते हो, सेविंग। क्योंकि जितनी आप डेप्रिसिएशन लगाओगे उतना आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि डेप्रिसिएशन को क्या माना जाता है, खर्चा, एक्सपेंस को जो रेवेन्यू में से माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट कम आएगा, अगर प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स भी क्या लगेगा आपका कम। तो टैक्स की सेविंग के लिए ये डेप्रिसिएशन जो है वो लगानी जरूरी है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। आज आपने डेप्रिसिएशन की इंट्रो पढ़ी, उसका मीनिंग पढ़ा, डेप्रिसिएशन के कॉजेस पढ़े, डेप्रिसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, और लास्ट में आपने ये देखा कि डेप्रिसिएशन की क्या नीड है। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की नीड क्या है। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा सीरियसली देखें, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन के चैप्टर की आज स्टार्टिंग हो चुकी है, फिर भी राज्य कोई प्रॉब्लम आए तो हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट ने जितने भी टॉपिक अपने डिस्कस किए हैं अपनी फेयर कॉपी के ऊपर इसके नोट्स तैयार करने हैं, नीट एंड क्लीन, ठीक है जी। और अगर कोई दिक्कत आए तो आप ऑनलाइन क्लास में कंसर्न टीचर से लिंक क्रिएट कर सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।